Another Indian origin student killed in the US. This is the third death after 2 Indian students. Why are Indian students dying in the US? Another Indian student in the United States has been found dead. 25-year-old Indian student Vivek Saini was hammered to death. Please help me bro, please help me. क्या आपको पता है कि इस साल यानी कि 2024 में पर्टिकुलरली जनवरी और फरवरी के महीनों में यूएस में पढ़ रहे अनगिनत इंडियन स्टूडेंट्स की अननेचुरल तरीके से मौत होती ही जा रही है। हर दिन एक नया क्राइम का सिलसिला सामने आता है जिसमें बाहर पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। अभी मैं यूएस में इंडियन स्टूडेंट्स की डेथ के बारे में डिस्कस करूंगी। अगर आपको पर्टिकुलरली ये जानना है कि व्हाई आर इंडियन स्टूडेंट्स फेसिंग रेसिज्म, तो आप वीडियो के इस पार्ट पर स्किप कर लें। क्राइम का सिलसिला शुरू होता है विवेक सैनी नाम के इंसान से। विवेक अलाबामा यूनिवर्सिटी से अपनी एमबीए परस्यू कर रहे थे, यानी कि वो जॉर्जिया स्टेट में रहते थे। वहां पर वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते थे एक कन्वीनियंस स्टोर पे, जिसका नाम शेवरॉन फूड मार्ट बताया गया है। उस कन्वीनियंस स्टोर के एम्प्लॉयज ने एक जूलियन फॉल्कनर नाम के होमलेस बेगर को शेल्टर दे रखा था। चूंकि बाहर बहुत ठंड हो रही थी, इसीलिए कन्वीनियंस स्टोर के एम्प्लॉयज ने कभी भी उस बेगर को बाहर निकलने के लिए नहीं बोला था और उसे कन्वीनियंस स्टोर के अंदर ही रहने दिया था। जूलियन फॉल्कनर एक 53 साल का बूढ़ा होमलेस बेगर था। विवेक को बहुत बार उस पर दया भी आई थी। विवेक ने उसे कई बार खाना, अम्ब्रेला, सिगरेट्स, यहाँ तक कि शेल्टर भी दिया था। पर 16 जनवरी को जब जूलियन फॉल्कनर वापस कन्वीनियंस स्टोर पर आकर विवेक सैनी से फ्री खाना मांगने लगे, तो इस बार विवेक सैनी ने इनकार कर दिया। विवेक ने जूलियन से कहा कि वो कन्वीनियंस स्टोर के बाहर निकल जाए, क्योंकि अब वो उसके जाने का समय आ गया है, तो वो स्टोर को बंद करके जाना चाहते हैं। पर ये सुनने के बाद जूलियन बहुत ही अग्रेसिव हो गया और उसने एक हैमर उठाया और उस हथौड़े से वो विवेक पर सीधा वार ही करने लगा। जूलियन ने बहुत ही बेरहमी से उस हथौड़े से विवेक पर 50 बार वार किया। उसके सिर और उसके दिमाग पर चोट लगने की वजह से उसकी ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई। फिर सामने आती है 20 जनवरी को अकुल धवन, जो कि एक और इंडियन स्टूडेंट था जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में पढ़ता था, उसके मौत की। उसकी बॉडी 20 जनवरी को अपने घर से लगभग 1 ब्लॉक दूर रोड पर जमी हुई मिलती है। ऑटोप्सी के बाद ये सामने आया था कि उसकी डेथ हाइपोथर्मिया से हुई थी, मतलब जमने से हुई थी। अकुल धवन ने एलिजेडली रात को अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ड्रिंक कर लिया था, जिसकी वजह से वो वापस घर आने के हालात में नहीं था। चलते चलते वो रात को ही बेहोश हो गया था रोड पर और ठंड की वजह से जमकर उसकी मौत हो गई थी। पर इस खबर को सुनकर और इस ऑटोप्सी के रिजल्ट को सुनकर उसकी माँ बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, बिकॉज शी वॉज वेरी सस्पिशियस कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके बेटे का घर सिर्फ 1 ब्लॉक दूर हो और वो वहां तक नहीं जा पाए और उसकी मौत रोड पे ही गिर के हो जाए। 30 जनवरी को नील आचार्य नाम का लड़का जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो अचानक से लापता हो जाता है। उसकी माँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालती है, जिस पर एक उबर ड्राइवर सामने आता है और कहता है कि उसने ही उसके बेटे को लास्ट पर देखा था जब उसने नील को कहीं ड्रॉप किया था। उसके बाद से ही उसका बेटा लापता था। बाद में उसकी डेड बॉडी बहुत ही सस्पिशियस हालात में कॉलेज के ही कैंपस में मिलती है। अभी भी ऑटोप्सी चल रही है और डेथ का एग्जैक्ट रीजन तो अभी भी सामने नहीं आया है। 29 जनवरी को श्रेयास रेड्डी बेनिगर, जो कि सिर्फ और सिर्फ 19 साल का था और लिंडर स्कूल ऑफ बिजनेस ओहायो में पढ़ता था, वो अपने ही स्कूल कैंपस में बहुत ही सस्पिशियस तरीके से मरा हुआ मिलता है। इस पर एम्बेसी और इंडियन कॉन्सुलेट ट्वीट करके ये भी बोलते हैं कि किसी भी तरह का फाउल प्ले सस्पेक्ट नहीं किया गया है, यानी कि इसको एक्सीडेंट ही माना जा रहा है और किसी भी तरह का इंटेंशनल क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं सस्पेक्ट किया गया है। हालांकि अभी भी फाइनल रियल रीजन ऑफ डेथ सामने नहीं आया है।
समीर कामत 5 फरवरी को पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक और पोस्ट डॉक्टरेट स्टूडेंट नेचर प्रिजर्व में मरा हुआ पाया जाता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑटोप्सी से ये सामने आता है कि समीर ने एलिजेडली खुद की ही जान ली थी। उसने सुसाइड कमिट किया था अपने आप को गोली मारकर। सो इट वाज एन अटेम्प्टेड सुसाइड एज पर द ऑटोप्सी एंड इन्वेस्टिगेशन। 4 फरवरी को सैयद मज़ाहिर अली, एक और इंडियन स्टूडेंट जो हैदराबाद से बिलोंग करते थे और अभी शिकागो में मास्टर्स पढ़ रहे थे, उस वीडियो में मज़ाहिर अली का पूरा चेहरा खून से रंगा हुआ होता है और वो मदद की गुजारिश कर रहे होते हैं। वो ये बताते हैं कि वो खाना लेकर अपने घर जा रहे थे, तभी कुछ लोग उन्हें अटैक करने के लिए उनके पीछे भागने लगे। बाद में उन्हीं लोगों ने उन्हें मारा, लाते मारी, घूंसे मारे, जिसकी वजह से उनके पूरे चेहरे से खून निकल रहा था और उनका फोन भी चोरी करके भाग गए। अभी उनकी वाइफ जो अभी हैदराबाद में है, वो एम्बेसी से इमरजेंसी वीजा के लिए अपील कर रही है ताकि वो अपने हस्बैंड से जल्द मिल पाए। 1 महीने के अंदर इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स यूएस में ही मारे जाते हैं और बहुत ही कन्वीनियंटली सारे के सारे मौतों को महज एक एक्सीडेंट बता दिया जाता है। कैन वी रियली ट्रस्ट दिस वर्डिक्ट? कैन वी रियली ट्रस्ट दिस जजमेंट, दिस स्टेटमेंट? क्या हम इन सारे मौत के रीजंस को एक्सीडेंट मानकर इन पे भरोसा कर ले? पर हद तो तब हो गई जब पिछले साल ही 2023 में जहानवी कंडूला नाम की लड़की की मौत हो जाती है। जहानवी कंडूला सियाटल में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स परस्यू कर रही थी। एक दिन जब वो क्रॉसवॉक से रोड क्रॉस कर रही होती है, तब एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी, जिसको ऑफिसर केविन डेव ड्राइव कर रहे होते हैं, वो जहानवी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से जहानवी की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। पर द शॉकिंग थिंग इज कि उसके बाद सियाटल पुलिस गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट डैनियल ऑर्डरर, जो उसी गाड़ी में सवार थे, उनके बॉडी कैमरा से बहुत ही कंट्रोवर्शियल फुटेज सामने आती है, जिसमें वो जहानवी के डेथ के बाद उसकी मौत का मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट रेशियल कमेंट्स भी पास कर रहे होते हैं। फुटेज में डैनियल ऑर्डरर फोन पर पुलिस यूनियन के प्रेसिडेंट माइक सोलान से बात करते हुए पाए जाते हैं। जाह्नवी के डेथ के बाद वो फोन पर इस पूरे इंसिडेंट को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जिसकी मौत हुई वो लगभग 26 साल की लग रही है। हमें करना ही क्या है, इसको एक $11,000 का चेक लिख के दे देंगे। ऐसे भी शी हैड लिमिटेड वैल्यू, इसकी उतनी वैल्यू नहीं थी। इस तरह के रेशियल कमेंट्स पास किए जा रहे हैं और वो जोर जोर से हंसते हुए पाए गए थे। इनफैक्ट दे वर लाफिंग आफ्टर कमिटिंग दिस हॉरेंडस क्राइम, ही वाज लाफिंग, और हंसते हंसते वो ये कमेंट्स पास कर रहे थे। इमेजिन द लेवल ऑफ इनह्यूमैनिटी दीज पीपल हैव। इंडियंस के अगेंस्ट इस तरह का रेसिज्म देखकर दिल दहल जाता है। पर अगर आपको लगता है कि ये रेसिज्म सिर्फ और सिर्फ यूएस में लिमिटेड है, देन यू आर मिस्टेकन, क्योंकि ये रेसिज्म धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैलता जा रहा है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट इट इज मोस्टली टारगेटिंग द इंडियंस। सिर्फ इंडियंस ही इसका शिकार बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे पूरे दुनिया में इंडोफोबिया फैलता ही जा रहा है। ये BBC वर्ल्ड सर्विस का रिपोर्ट है जो दिखाता है कि कंट्रीज इंडिया का इन्फ्लुएंस पॉजिटिव या नेगेटिव मानते हैं। हुसैन हक्कानी कहते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स झेलने पड़े। चूंकि इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी देश बन चुका था, इसी वजह से पाकिस्तान को इंडिया से एक बहुत ही मेजर थ्रेट था अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिशियंस देयर। इसीलिए इस थ्रेट से, इस डेंजर से डील करने के लिए इस्लाम और एंटी इंडिया को साथ में इक्वेट कर दिया। इसी जहर की वजह से आज भी पाकिस्तानियों के दिल में इंडियंस के अगेंस्ट एक तरह का हेट्रेड बन चुका है। 2021 में जब अब्दुल्ला यामीन मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने, तब एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। उस समय इंडिया के द्वारा गिफ्टेड ALF हेलीकॉप्टर्स यामीन ने इंडिया को वापस लौटा दिए, क्योंकि उन्हें इंडिया से एक थ्रेट
महसूस हो रहा था। इसी वजह से मालदीवियंस ने इंडिया आउट हैशटैग ट्विटर पर वायरल कर दिया था। मालदीवियन पॉपुलेशन के मन में इंडियंस के अगेंस्ट एक रेसिज्म का भाव और एक हेट्रेड पैदा हो चुका था। श्रीलंका का सिचुएशन तो आप समझते ही होंगे। श्रीलंका में आज भी तमिल ओरिजिन के लोग रहने की वजह से और उनके अगेंस्ट एक डिस्प्यूट की वजह से इंडियंस के अगेंस्ट एक रेसिज्म का भाव आ जाता है और इंडियंस को एक पर्टिकुलर स्टीरियोटिपिकल वे में ही परसीव किया जाता है। मलेशिया में भी इंडियंस के अगेंस्ट इस रेसिज्म का एक बहुत ही भयानक रूप सामने आया था कैंपंग मीडन रायट्स के थ्रू। इस रायट में बहुत सारे इंडियंस की मौत हो गई थी। ये बेसिकली एक छोटे से इलाके जो कि एक स्लम एरिया था वहां से शुरू हुआ था। उस स्लम एरिया में पेटी इश्यूज और पेटी राइवलरी की वजह से मलेस और इंडियंस के बीच में एक बिटर सेंटिमेंट पैदा हो गया था। धीरे धीरे ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट उस स्लम एरिया से पूरे मलेशिया में फैल गया और एक रेसिज्म इंडियंस के अगेंस्ट मलेस के दिल में घर करके बैठ गया है। यहाँ तक कि गल्फ कंट्रीज में भी इंडियंस को एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल लाइमलाइट से देखा जाने लगा था, जिसका मेन रीजन तो यही था कि बीजेपी के कुछ पॉलिटिशियंस ने प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी दे दिए थे जिसकी वजह से गल्फ पॉपुलेशन वाज ऑफेंडेड। ऑस्ट्रेलिया में तो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हो रहे रेसिज्म इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि गवर्नमेंट तक को इंटरफेयर करना पड़ा था। आए दिन कोई ना कोई इंडियन रेसिज्म की वजह से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और सिडनी में मारा जा रहा था। बाद में दोनों देश के गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा और यहाँ तक कि इंडिया ने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी इशू कर दिया था। ट्रैवल एडवाइजरी आपको बता दूं कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होता है और एक तरह का वार्निंग मैसेज भी होता है बिफोर ट्रैवलिंग टू दिस कंट्री बिकॉज दिस कंट्री इज परसीव्ड एज डेंजरस फॉर यू। यहाँ तक कि उस समय के ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट केविन रुड ने इंडोफोबिक सोशल मीडिया ग्रुप्स को डिटेक्ट करने के लिए मैसेज ट्रैक करने वाले मैकेनिज्म डेवलप करने की भी कोशिश की, पर ये सारे सोशल मीडिया के प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट थे, इसलिए ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाए। सबसे ज्यादा वायरल होने वाली कंट्रोवर्सी तो वही कंट्रोवर्सी थी जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, जिसमें शिल्पा शेट्टी हमारी इंडियन सेलिब्रिटी इन्वॉल्व थी। जब शिल्पा शेट्टी ने यूके में होने वाले बिग ब्रदर ब्रिटिश टीवी सीरीज जो कि बिग बॉस की तरह ही होता है उसमें पार्ट लिया था, तब उनके अगेंस्ट रेसिस्ट कमेंट्स और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह के अगेंस्ट रेसिस्ट कमेंट्स पास किए गए थे। यहाँ तक कि BBC न्यूज को भी बहुत इंसिडेंट्स में इंडोफोबिक बताया गया है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि BBC न्यूज जिस तरह से इंडिया से रिलेटेड न्यूज को पब्लिश और पब्लिसाइज करता है वो बहुत ही बायस्ड होते हैं। जब 2008 में मुंबई में टेररिस्ट अटैक्स हुए थे उस समय BBC न्यूज ने अपने हेडलाइंस में उन टेररिस्ट को टेररिस्ट वर्ड से ना क्लेम करते हुए सिंपल गनमैन शब्द से क्लेम किया था। आई कैन से कि US में इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म इज द मोस्ट एक्सप्लिसिट वन जो आप अभी इन सारे क्राइम्स में देख ही चुके हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि रिचर्ड निक्सन जो कि US के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं इंडियन पॉपुलेशन से रिलेटेड कि आप सुनकर दंग रह जाओगे। रिचर्ड निक्सन ने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा है, इंडियन मेन आर मोस्ट सेक्सलेस, पैथेटिक एंड नेक्स्ट टू नथिंग। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि अनडाउटेडली द मोस्ट अनअट्रैक्टिव वुमेन इन द वर्ल्ड आर इंडियन वुमेन। इमेजिन, these are the statements made by the president of the most powerful state in the world. ये बहुत ही अच्छे से दिखा देता है कि एजुकेशन किसके पास है और किसके पास नहीं। हमें इस पे आगे बोलने की जरूरत भी नहीं है। हेनरी किसिंगर जो
फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स भी पास किया था हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। उन्होंने मिसेस इंदिरा गांधी को अब्यूजिव लैंग्वेज में बिच कहकर रेफर किया था। कैलिफोर्निया टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी भी हो चुकी थी, जिसमें कैलिफोर्निया में पब्लिश टेक्स्ट बुक्स जिसमें इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, उसमें इंडियन कल्चर को बहुत ही बैकवर्ड तरीके से पोर्ट्रे किया गया था। उसमें इंडियन कल्चर को सिर्फ और सिर्फ उसके कास्ट सिस्टम और मिसट्रीटमेंट ऑफ वुमेन की वजह से ही जाना जाता है। इंडिया के अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है और सिर्फ उसे एक नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया जाता है अबाउट हाउ इंडिया मिसट्रीट्स इट्स वुमेन। जर्मनी में तो इंडियंस के अगेंस्ट इतनी रेसिज्म है कि एक लेप्जिग यूनिवर्सिटी कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी। इस कंट्रोवर्सी के तहत लेप्जिग यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बेक सिकेंजर, आई एम सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग द नेम, उन प्रोफेसर ने अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को इंडिया के अगेंस्ट रेशियल और बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे। जब कुछ इंडियन स्टूडेंट्स उनके अंडर इंटर्नशिप करने के लिए उन्हें मेल लिखते हैं तो प्रोफेसर बेक उन्हें रिप्लाई में ये कहती है कि वी आर नो लॉन्गर रिक्रूटिंग इंडियन मेल्स बिकॉज ऑफ द रेपिस्ट कल्चर देयर। यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि हम लोग एक ऐसे सोसाइटी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं जो अपने फीमेल्स का डिसरिस्पेक्ट करती है। हम लोग इस सिचुएशन को देखकर अंधे नहीं बन सकते हैं। और ये ईमेल सिर्फ एक इंडियन स्टूडेंट को नहीं बल्कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बेक के अंदर इंटर्नशिप करने के लिए अप्लाई करता था, उन सभी को यही मेल्स और यही डेरोगेटरी रिमार्क्स का सामना करना पड़ा था। पर अगर आपको लगता है कि ये सारे लोग, ये सारे नेशंस इंडियंस को सिर्फ और सिर्फ उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से हेट करते हैं, देन मैं आपको इसके इतिहास से मिलवाती हूँ। येट अगेन इसकी शुरुआत होती है हमारे ब्रिटिश राज से। जब ब्रिटिश इंडिया आते हैं तो वो इंडिया के एक अलग ही डिफरेंट कल्चर से मिलते हैं। इंडिया का कल्चर यूरोपियन कल्चर से बहुत ही डिफरेंट था। यहाँ तक कि ब्रिटिश और इंडियंस रिलीजियस टर्म्स में भी बहुत ही अलग थे। इंडिया में उस समय हिंदुइज्म और इस्लाम फॉलो होता था मेनली, वहीं यूरोपियंस क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे। इस डिफरेंस की वजह से ब्रिटिश अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं और इंडियंस को इन्फीरियर समझने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कल्चर ही सुपीरियर है, वही इंडियंस जो कल्चर फॉलो करते हैं वो अनएजुकेटेड और अनसिविलाइज्ड सोसाइटी को दर्शाता है। तो वो इसी एम से इंडिया में अपना झंडा गाड़ने आ गए कि हम सभी इंडियंस को कॉलोनाइज करेंगे, उन्हें सिविलाइज करेंगे और उन्हें एजुकेटेड बनाएंगे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो अब ब्रिटिश के अंदर आ चुका था, वो उसको अपने फेयर कॉम्प्लेक्शन से रिलेट करने लगे। क्योंकि उस समय सारे ब्रिटिश फेयर स्किन थे और सारे इंडियंस डार्क स्किन थे, तो उनका यही माइंड परसेप्शन बन चुका था कि पॉवर्टी इज समवेयर रिलेटेड टू डार्क कॉम्प्लेक्शन और डार्क कॉम्प्लेक्शन इज रिलेटेड टू अनसिविलाइज्ड अनकल्चर्ड पीपल। पर ये रेसिज्म 1857 के रिवोल्ट के बाद से और भी ज्यादा भयंकर रूप ले लेता है। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश इंडियन से बहुत ही डर चुके थे, क्योंकि वो एक ऐसा फर्स्ट मूवमेंट था जहां सारे इंडियन साथ आ चुके थे और ब्रिटिश को एक संदेश मिला था कि अब हो सकता है कि उनका राज ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए। इसकी वजह से उन्होंने इंडियंस के अगेंस्ट हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स फैलाना शुरू कर दिया था। वो यूरोप में ऐसे पिक्चर्स और कार्टून्स मीडिया में पब्लिसाइज करते थे जो इंडियंस को अनसिविलाइज्ड, अग्रेसिव, इवन एज रेपिस्ट्स दिखाता था। ये इमेज इतनी जल्दी और इतने डीपली फैल चुका था यूरोप में कि उस समय यूरोपियंस के मन में इंडियंस के अगेंस्ट जो इमेज बनी थी वो आज तक कहीं ना कहीं उनके दिमाग में स्टिल एग्जिस्ट करती है।
पर इस इमेज के लिए हम सिर्फ उस समय के मीडिया और उस समय के ब्रिटिश को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट आज भी मीडिया बहुत हद तक इंडिया को नेगेटिवली पोर्ट्रे करता है। यहाँ पे मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रही हूँ। एशियन बॉस नाम के एक यूट्यूब चैनल के द्वारा कंडक्ट किए गए एक सोशल एक्सपेरिमेंट में ये सामने आया था कि लोग एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया को न्यूज़ में एक बहुत ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस के रूप में दर्शाया जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे अन्य देशों के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में भी इंडिया के अचीवमेंट्स के बारे में या पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में ही कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट होने वाले कास्ट सिस्टम और कैसे विमेन को मिसट्रीट किया जाता है उस पर ही ओवर एम्फेसाइज किया जाता है। हमें सिर्फ मीडिया को ब्लेम करने के अलावा खुद को भी ब्लेम करना चाहिए, बिकॉज वी आर टू ब्लेम इन दिस सिचुएशन। लोगों को ये समझना होगा, कोई भी भारतीय एक फॉरेनर से इंटरेक्ट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच का इंटरेक्शन नहीं रहता है, बल्कि दो देशों के बीच का इंटरेक्शन बन जाता है। जिस तरह की पर्सनालिटी आप उसके सामने रखोगे, उस फॉरेनर को आपके देश के बारे में वैसा ही इंप्रेशन जाएगा। बहुत ही बार ऐसा देखा गया है, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स यही देखा गया है कि जब भी कोई फॉरेनर्स इंडिया आते हैं तो उन्हें कुछ किसी न किसी तरह के स्कैम्स, स्कैंडल्स या फिर बुरे एक्सपीरियंस में फंसना ही पड़ता है। जैसे कि लोकल वेंडर्स और लोकल शॉप्स में लोग फॉरेनर्स को बहुत ही हाई प्राइस में सामान बेचने की कोशिश करते हैं और बहुत ही बार लोगों को यही लगता है कि इन फॉरेनर्स को कुछ समझ नहीं आता है, बट इट्स रियली सेट्स अ वेरी बैड एग्जांपल। बहुत ही बार कुछ लोग फॉरेन टूरिस्ट के साथ बदतमीजी भी करते हैं। ऐसे बहुत केसेस आए हैं जब फॉरेन टूरिस्ट को बहुत सफ़र करना पड़ा है। जब भी ये चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट होती है तो ये पूरे वर्ल्ड फोरम को एक्सपोज हो जाता है, और जब भी कोई फॉरेनर इस तरह की फुटेज देखता है तो इंडिया के लिए उसके दिमाग में एक पर्टिकुलर इम्प्रेशन फॉर्म हो जाता है, जो कि बहुत पॉजिटिव तो नहीं ही है। पर ब्लेम करने के बजाय हमको ये सोचना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो एक बात तो बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड है कि लैक ऑफ नॉलेज कॉजेस प्रेजुडिस। जब किसी चीज़ के बारे में हमें कम पता होता है ना, तो बहुत ही बार हम उसके अगेंस्ट एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के बारे में हमें आज भी बहुत सारे लोगों को नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर और नॉर्थ ईस्टर्न हिस्ट्री के बारे में बहुत ही अंदाज़ा नहीं है, जिसकी इस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ही लोग नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को रेशियली मिसट्रीट करते हैं। जिस तरह का मिसट्रीटमेंट आज इंडियन स्टूडेंट्स को यूएस में झेलना पड़ रहा है, इमेजिन उसी तरह का मिसट्रीटमेंट नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को खुद अपने ही कंट्री में झेलना पड़ता है। इंडियंस के अगेंस्ट इस रेसिज्म को सॉल्व करने के लिए मेनली गवर्नमेंट को स्टेप उठाना पड़ेगा अपने एम्बेसीज के थ्रू। इट इज द मेन ड्यूटी ऑफ द एम्बेसी टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंडियन कल्चर। अगर आप कोरियन एम्बेसी पर फोकस करें तो साउथ कोरियन एम्बेसी रेगुलरली बहुत सारे कल्चरल कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करता ही रहता है, जिसके वजह से लोगों के अंदर उसके कल्चर के लिए जागरूकता आए। साउथ कोरियन एम्बेसी बहुत ही ज्यादा एक्टिवली इनिशिएटिव लेता है अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, एंड द रिजल्ट इज ऑल इन फ्रंट ऑफ यू। आज कोरियन पॉप कल्चर, कोरियन के ड्रामा एंड कोरियन कल्चर वाइडली पॉपुलर हो चुका है, एंड द मेन प्लस पॉइंट इज कि इसी कल्चरल अवेयरनेस की वजह से आज उसके इकोनॉमी को कितना बेनिफिट पहुंच रहा है। तो इस चीज से सीखकर इंडियन एम्बेसी को भी अपने कल्चर के तरफ जागरूकता फैलाने के लिए ऐसे ही कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने चाहिए या कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, जिसके थ्रू फॉरेनर्स हमारे कल्चर का नॉलेज और सही नॉलेज हो। सिर्फ एम्बेसी नहीं, यहाँ तक कि आप लोग भी अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप जब भी किसी इंटरनेशनल फोरम पे हो तो अपने कल्चर को एक्टिवली प्रमोट करने की कोशिश करें। इंडियन कल्चर से रिलेटेड कंटेंट भी बना सकते हैं जो मेनली फॉरेन ऑडियंस को टारगेटेड हो, ताकि वो हमारे कल्चर के बारे में सीख सके। एक और चीज़ जो गवर्नमेंट कर सकती है एंड जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, वो ये है कि अब इंडियन एजुकेशन प्रमोट करना। आज बहुत सारे कंट्रीज अपने इकोनॉमी का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के थ्रू कमा रहे हैं।
पर क्या आपको पता है कि इंडिया का एक भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग के 500 यूनिवर्सिटीज में भी नहीं आता है? क्या इंडियन यूनिवर्सिटीज इतने पिछड़े हैं? आई डोंट नो अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज बट आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट कि इंडिया के IITs आर वन ऑफ द मोस्ट मेरिटोरियस यूनिवर्सिटीज। पर अगर IITs इतने अच्छे हैं तो वो वर्ल्ड रैंकिंग में 500 के अंदर भी क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि कभी भी IITs के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए काम ही नहीं किया गया है। वर्ल्ड रैंकिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेसर्स एज वेल एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर भी इन्वॉल्व होता है, जो सारी चीज़ें हमारे यूनिवर्सिटीज़ में प्रमोट की ही नहीं जाती है, बट दिस इज नेसेसरी। इंटरनेशनल एक्सपोजर से हमारे स्टूडेंट्स का माइंडसेट ब्रॉड होगा, हमारे इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड फेमस बनेंगे और इसके अलावा आवर गवर्नमेंट कैन अर्न अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंडिया एक बहुत ही अच्छा हब बन सकता है फॉरेन एजुकेशन के लिए, बिकॉज इंडियन करेंसी इज चीपर। आज के टाइम में जापान एंड कोरिया जैसे कंट्रीज बहुत ही अट्रैक्टिव बन चुके हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज ऑफ देयर लो करेंसी रेट, बट द ओनली बैरियर देयर इज द लैंग्वेज प्रॉब्लम। बट इंडिया में मेनली इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए। अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करें और फॉरेन एजुकेशन प्रमोट करें तो हम अपने कल्चर से लोगों को अवेयर कर सकते हैं और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड द मोस्ट बेसिक पार्ट इज वी शुड नो हाउ टू बिहेव विथ फॉरेनर्स। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम एक इंटरनेशनल स्फीयर में हो देन वी शुड हैव दिस इन माइंड कि वी आर कैरिंग द डिग्निटी ऑफ आवर कंट्री ऑन आवर शोल्डर्स। हमारे कल्चर में गेस्ट यानी कि अतिथि देवता के समान होता है, तो इट्स आवर ड्यूटी कि हम वो सारी चीजें करें अपने पार्ट पे जिससे उनकी हेल्प हो और उनका बिताया हुआ समय इंडिया में बहुत ही फ्रूटफुल और इंजॉयबल समय बना रहे। नमस्ते, आई एम श्रेया जन्नत एंड आई हैव अनदर चैनल जिस पे मैं अपने लाइफ को कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ। सो प्लीज डू चेक आउट दैट चैनल, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।